एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी जो प्रैक्टिस सेट जो टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं, उसी टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 22। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम को लेकर हम जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें 21 प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू कर चुके हैं और यह है टेस्ट सीरीज नंबर 222, यानी कि 22वां जो प्रैक्टिस सेट है वो आज हम करने वाले हैं। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, जो HSSC के द्वारा तैयार किया जाएगा, उसी पैटर्न के आधार पर इसमें 100% तैयार किए गए हैं इस सीईटी के प्रैक्टिस सेट के अंदर। और इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगी जीके, फिर आपको मिलेगा कंप्यूटर के प्रश्न, उसके बाद आएगी आपकी हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के बाद आपको प्रश्न मिलेंगे इंग्लिश के, हिंदी के, और लास्ट में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये 7 टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न सीईटी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और उसी जो पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया गया है। डिटो जो एग्ज़ाम में आएगा उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम को लेकर। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में अपने फ्रेंड वगैरह को भी इसको रेफ़र जरूर करें। ठीक है, 21 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और आज हम करें प्रैक्टिस सेट नंबर 22। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये तैयार की गई है आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा और ये नीचे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। कोर्स वगैरह कोई डिटेल हो तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 22 आज हम शुरू करने वाले हैं। इसमें 100 प्रश्न होंगे, सभी टॉपिक वाइज इसमें दिए गए हैं। ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न है उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। क्लास की पीडीएफ के लिए फिर से ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब ज्वाइन करना है और जो यूट्यूब पर पहली बार क्लास देख रहा है वो नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 21 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, सारे के सारे नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक हमारा जीके का। शुरू में हम जो प्रश्न देखेंगे सारे जीके के प्रश्न हैं, उसके बाद कंप्यूटर के, फिर हरियाणा जीके के। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था। यानी कि कौन सा एक हिस्टोरियन है, कौन सा एक ऐसा इतिहासकार है जिसने कहा है कि जो शिलालेख पर जो धर्म के बारे में अशोक ने बताया है वो राजधर्म है। जो अशोक के जो शिलालेख थे उसको उन्होंने राजधर्म बताया है। किस इतिहासकार ने ये कहा है? फ्लीट, V.S. स्मिथ, R.C. मजूमदार और राधा कुमुद मुखर्जी। इनमें से कौन सा वो इतिहासकार है? ठीक है, तो वो इतिहासकार है फ्लीट। कौन सा है? फ्लीट है। ठीक है, और ये जो बताए गए हैं अशोक के, ये जो कलिंग का था, एक बिहार में है और अफ़गानिस्तान में है। यहाँ पर डायरेक्ट अशोक का शासन था इन राज्यों पर, कलिंग पर, बिहार पर, अफ़गानिस्तान तक, इस हिसाब से। ठीक है, और ये सारा है, इसका उत्तर आएगा फ्लीट, ऑप्शन ए। तो वो जो हिस्टोरियन है वो है फ्लीट और इसका पूरा नाम क्या है? जॉन फ्लीट है ये। ठीक है, जॉन फ्लीट। वैसे जो अशोक है वो कौन से धर्म से संबंध था? बौद्ध धर्म अपनाया था इसने। कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म से। ठीक है, और इसने अपने बेटे को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के बारे में चीज़ें ध्यान जरूर रखना। अगला है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस और एशिया के विद्वानों को आमंत्रित किया था? अरेबियन, पर्शियन और सेंट्रल एशिया के जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उनको किसने आमंत्रित किया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी? तो ये बुलाए थे सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी एक विद्वान शासक था, ये भी ध्यान रखना है, और ये एक्सपर्ट था पर्शियन लैंग्वेज का। जो फारसी भाषा है ना उसका ये एक्सपर्ट था सिकंदर लोदी। जो अपनी कविताएं वगैरह लिखता था सिकंदर लोदी, वो पारसी भाषा का ही उसमें ही लिखता था। ठीक है, ये ध्यान रखना सारी की सारी चीज़ें। और इसने ही अरब, पर्शिया और सेंट्रल एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया था। प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित समाज सुधारक संगठनों में से किसकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी? ये 3 जो संगठन हैं इनमें से किस किस की स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो, पहली है योग क्षेम सभा, दूसरी है श्री नारायण परिपालन सभा और तीसरी है सरीन सभा। जो तीसरी है ना सरीन सभा, ये तो है सिख धर्म से संबंधित। किससे है? सिख धर्म से संबंधित। और ये कहाँ पे हुई थी?
पंजाब के अंदर। कहाँ पे हुई थी? पंजाब के अंदर। दूसरी है ये श्री नारायण परिपालन सभा, श्री नारायण परिपालन सभा, और ये कहाँ पर हुई थी? केरला के अंदर। श्री नारायण परिपालन सभा है ये ही केरला के अंदर। पहली है योगक्षेम सभा, योगक्षेम सभा ये भी कहाँ पर थी? केरला के अंदर। देखो योगक्षेम सभा और श्री नारायण परिपालन सभा ये दोनों कहाँ से है? केरला स्टेट में। और सरीन सभा ये हुई थी पंजाब के अंदर। तो इनमें से किसी का भी संबंध महाराष्ट्र से नहीं है। तीनों का ही संबंध पहली दो है योगक्षेम सभा और श्री नारायण परिपालन सभा, ये है केरला से संबंधित। और इसके अलावा जो है ये तीसरी है सरीन सभा, ये है पंजाब में सिख धर्म से संबंधित। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये चारों ही हैं जिनकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं हुई थी। देखो पेपर में ये पूछा किसकी स्थापना नहीं हुई थी, तो उपरोक्त सभी, इन तीनों की स्थापना यहाँ पर नहीं हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ लिखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख कहाँ पर लिखा है? तो ये जो लिखा है ना, ये लिखा है डीपीएसपी में। कहाँ पर लिखा है? डीपीएसपी में, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल डीपीएसपी है उसमें। और ये लगभग अनुच्छेद जो लास्ट में है ना 51 के तकरीबन अनुच्छेद, उसमें लिखा गया है। ये 51 नंबर जो अनुच्छेद है शायद उसमें लिखा गया है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये आप देख लेना एक बार, डीपीएसपी से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसमें ये लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। प्रश्न नंबर 5 है ये युग्म दे रखे हैं, कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। पहला है कपिल धारा प्रपात गोदावरी, दूसरा है जोग प्रपात शरावती नदी, तीसरा है शिव सुंदरम कावेरी नदी। ये इधर जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल दे रखे हैं, इधर नदियों के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कहाँ पर है। देखो जोग प्रपात जो दूसरे नंबर पर दे रखा ना, जोग जो प्रपात जलप्रपात दे रखा है, इसका एक नाम और है और वो है गरसोप्पा, GARSOPPA, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। इसका एक तीसरा नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ये नाम याद रखना, जोग जो वाटरफॉल है उसके नाम है तीनों, जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी, ये तीनों ही इसके नाम हैं। और ये कहाँ पर है? शरावती नदी के ऊपर है। कहाँ पर है? शरावती नदी के ऊपर। शिव सुंदरम जो है जलप्रपात जो वाटरफॉल है ये है कावेरी नदी पर। शिव सुंदरम कहाँ पर है? कावेरी नदी के ऊपर है। ठीक है। कपिल धारा, जो कपिल धारा जो है ये गोदावरी नदी पर नहीं है। कहाँ पर है? ये नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है। एक चुलिया डैम आपने सुना होगा, चुलिया डैम प्रपात, CHULIA चुलिया, और ये है चंबल नदी पर, चंबल नदी पर बना हुआ है चुलिया जलप्रपात। कपिल धारा है नर्मदा नदी पर, जोग ये शरावती नदी पर, शिव सुंदरम ये कावेरी नदी पर है, चुलिया जो है वो बना हुआ चंबल नदी के ऊपर, ये ध्यान रख लेना। एक है गोटक जलप्रपात, गोकक करके है, वो है कपिल जो वो है ना कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी घाट पर बना नदी, वहाँ पर भी है एक। ठीक है, ये देख लेना एक बार कौन कौन से प्रमुख जो वाटरफॉल है किस नदी पर है। कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है ऐसे ही मिलान करने वाले। प्रश्न नंबर 6 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। पहला कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा है कि उत्तर भारत में मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ठीक है ना, जो रेन जो वाटरफॉल है इसमें से पहला कथन दिया है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मानसून जो उठता है ना वो नीचे बे ऑफ बंगाल, अरब की खाड़ी, जो उधर से दक्षिण भारत से मानसून उठता है और वहाँ पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है नॉर्थ की साइड, और ये सारा काम होता है जून के महीने में। जून में आप देखोगे तो दक्षिण जो भारत है वहाँ पर बारिश होने शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया की साइड आएगा इधर गर्मी हो जाती है, लो प्रेशर होता है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती। जो दक्षिण भारत से जो मानसून चलता है वो उत्तर में पहुँचते पहुँचते कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये सही है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि है वो घट जाती है, कम हो जाती है। दूसरी जो स्टेटमेंट दी है इसमें
वो दी है कि उत्तर भारत के मैदानों में जो वार्षिक वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, जो हवा बहती है बे ऑफ बंगाल से, ये वेस्ट बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, इसलिए जो बारिश होती है पश्चिम में वो कम होती है। हवा बहेगी तो हवा की वजह से जो बादल है वो भी वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो जो उत्तर भारत के जो मैदान हैं उनमें जो बारिश होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। पूर्व की साइड ज़्यादा होती है, फिर जैसे जैसे पश्चिम की साइड जाएगी रेनफॉल जो है वो कम होता जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है। प्रश्न नंबर 7 है, इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? जो विद्युत मोटर है उसका क्या काम है इलेक्ट्रिक मोटर का? तो इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी, सीधी सी बात है। विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को बदलना। वो बाद में देखेंगे किस में बदलेगी। पहला कि हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है तो गलत हो गया। दूसरा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को सही है, इसमें से हो सकता है। तीसरा भी है इलेक्ट्रिक एनर्जी को बदलती है, ये भी सही है। चौथा है कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को बदलती है, ये गलत है। दो ऑप्शन हट गए भाई। इलेक्ट्रिक मोटर है तो इसका मतलब वो बिजली की जो विद्युत ऊर्जा है उसको बदलेगी। तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में ये दिए कि विद्युत ऊर्जा को बदलेगी। अब बदलती किस में है वो देखना है, उष्मा में बदलती है या फिर यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जो घरों में मोटर होगी देखी होगी पानी वाली से नॉर्मल, वो देख लो, तो वो क्या है बिजली से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, इस वजह से पानी खींचती है वो। ठीक है, हीट में बदलने का तो मतलब वो गर्म होने का, रोड जो लगाते हैं हम गर्म करने का वो करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में। जो घरों में पानी गर्म करने के लिए रोड लगाते हैं, फिर जो गीजर होता है उसमें होता है यह फंक्शन, जो ऑप्शन बी वाला दिया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। प्रश्न नंबर 8 दिया है, पेट्रोल गैसोलीन किसका मिक्सर है? पेट्रोल को क्या कहा जाता है? गैसोलीन भी कहा जाता है। और ये किस किस चीज़ का मिक्सर है? तो पेट्रोल के अंदर होता है हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। ये तीनों ही पेट्रोल के अंदर पाए जाते हैं, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। ठीक है, ये तीनों ही पेट्रोल के अंदर है, जो गैसोलीन जो बोलते हैं उसमें पाए जाते हैं। ये ध्यान रख लेना, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन। अगला है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? जो मनुष्य का ऐसी कौन सा गुण है जो बंदर है, क्योंकि मनुष्य को ये कहा जाता है कि वानर की ही प्रजाति से विकसित हुए हैं, लेकिन ऐसा कौन सा गुण है जो उसको अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? पहला है कि जानने की इच्छा, दूसरा है ग्रहण शक्ति का अल्प विकसित होना, तीसरा है विपरीत अंगूठे, चौथा है ठोडी का बाहर निकलना। देखो ठोडी का बाहर, ये सभी बंदर देखे होंगे उसके ठोडी नीचे बाहर ही होती है हमारी तरह। विपरीत अंगूठे, उनका जो हाथ आपने देखा होगा ना, हाथ और पैर ऐसे जैसे इंसान के ना वैसे ही अंगूठे अलग अलग होते हैं उनके। ग्रहण शक्ति का अल्प विकसित होना, ये तो गलत है भाई। ग्रहण शक्ति जो है वो अल्प विकसित नहीं है, मनुष्य में अच्छे से विकसित है वो। लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया है जानने की इच्छा प्रकट करना, आदमी है वो अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है कि मुझे इसके बारे में जानना है, लेकिन बंदर ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपनी इच्छा प्रकट नहीं कर सकते। ये ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 दिया है, आर्कियोपैट्रिक्स क्या है? आर्कियोपैट्रिक्स क्या है? आर्कियोपैट्रिक्स ये एक पक्षी है जुरासिक इरा का, जो जुरासिक इरा बोलते हैं डायनासोर वाले टाइम का, उस समय का एक पुराना पक्षी है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो दिया है ये मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, उस समय का जुरासिक एज जो डायनासोर का जो युग है उस समय का एक पक्षी का नाम है आर्कियोपैटेरिक्स। आर्कियोपैटेरिक्स ये जो जुरासिक जो पुरातन काल का यानी कि जो डायनासोर के समय है उस समय एक पक्षी का नाम है ये ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके क्या होती थी, एक पूंछ भी होती थी, दांतों के बीच में वो भी गैप भी होता था, और भी अलग अलग स्ट्रक्चर होती थी। डायनासोर के समय की बात है ये, तो आप ये याद रख लेना, बस इतना ही याद रखना, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। आर्कियोपैटेरिक्स ये है एक जुरासिक जो टाइम है उस समय का एक पक्षी होता था, विशाल पक्षी है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड टाइटल जीता है? जो लीजेंड क्रिकेट होती है वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर लीजेंड टाइटल, वो किसने जीता है? इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड?
ये देख लेना, इसका शायद इंडिया ने ही जीता आज तक। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन जो लीजेंड जो होते हैं ना, जिसमें सचिन वगैरह जो रिटायर प्लेयर खेलते हैं, वो इंडिया ने इसको शायद जीता होगा, आप देख लेना। प्रश्न नंबर 12 दिया है, बांग्लादेश में आयोजित होने वाला आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन अब किस देश में होगा। T20 वर्ल्ड कप तो 2024 का पहले बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश में सरकार तख्तापलट हुई थी, शेख हसीना भाग गई थी, उसके बाद वो चेंज कर दिया गया था वेन्यू। अच्छा, एक चीज़, अगर आपको तुक्का भी लगाना हो ना, तुक्का क्रिकेट से संबंधित कोई भी टूर्नामेंट अगर किसी देश में कैंसिल होता है ना, तो वो जाके होगा दुबई में, यूएई के अंदर। कोई भी टूर्नामेंट कैंसिल होगा वो होगा यूएई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, POST का फुल फॉर्म बताओ। एक तो पोस्ट होता है ना जो डाक, वो वाला पोस्ट नहीं है ये। POST कंप्यूटर से संबंधित है और ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही उत्तर हैं। अच्छा, सभी में ये दे रखा है पावर ऑन, हाँ सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट ये नहीं आएगा। अच्छा, ये प्रोग्राम आ गया, गलत है, सिर्फ ऑप्शन ए आएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नहीं आएगा, पावर आएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखो चारों ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं, हल्का सा फर्क है, पावर ये प्रोग्राम, ये सिस्टम, पावर प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन ए उत्तर आएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 दिया है, किसी टास्क को पूर्ण करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के सेट को क्या कहते हैं। भाई कोई भी कंप्यूटर कहता है, कोई भी टास्क उसको हम पूरा करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, पहले ये करना है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो जो सारा प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर बग, हार्डवेयर प्रोग्राम या फर्मवेयर प्रोग्राम। देखो ये तो सारे ऑप्शन तो ऐसे ही नाम पढ़ते ही है। सॉफ्टवेयर बग तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो कमी होती है वो होता है, हार्डवेयर प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं, फर्मवेयर का ये होता है एल्गोरिदम। आपने सुना होगा जो कंप्यूटर वगैरह जो हर चीज़ होता है जिसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है, वो एक जैसे बोलते हैं ना कि यूट्यूब एक एल्गोरिदम पे काम करती है, फेसबुक वगैरह इनके खुद का एक एल्गोरिदम होता है, यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है, एल्गोरिदम उसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, कितने निब्बल 4 बिट्स के बराबर होते हैं। कितने निब्बल 4 बिट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है, कितने निब्बल 4 बिट्स के बराबर होते हैं। तो 4 निब्बल 4 बिट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, 4 निब्बल 4 बिट्स के बराबर होते हैं, ध्यान रखना, 4 निब्बल 4 बिट के बराबर होते हैं, यानी कि हाफ बाइट इनको बोला जाता है, ये ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 16 दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। यानी कौन सा डिपार्टमेंट है जो भारत में नेशनल इनकम है उसको गिनता है। नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये करता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा के चलना प्रश्न नंबर 16 को, ऑप्शन सी उत्तर आएगा, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी गणना करता है राष्ट्रीय आय की। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी इन्होंने सबसे पहले कोशिश करी थी 1867-1868 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने, और इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी। ठीक है, इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी, जो दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, और वो था ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किताब भी लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश करी थी दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न नंबर 17 है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना मार्च 2017 में खत्म हुई। देखो भारत की सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 2017 में खत्म हो गई, उसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद कर दी थी, ये ध्यान रखना। भारत में लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना थी, उसको बाद में बंद कर दिया था, 2017 के बाद में पंचवर्षीय योजना हटा दी गई थी। तो वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, ये सारे थी पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, ये ध्यान रखना।
उसके बाद भारत में नीति आयोग का गठन किया गया था। पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे आर्मी के? वो थे जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा ये भारत के आर्मी के जो पहले कमांडर इन चीफ थे, जनरल करियप्पा। ये प्रश्न कई बार रेलवे वगैरह के पेपर में कई बार पूछा गया है, ये जीके का ये प्रश्न। प्रश्न 19 है, भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गांव में मतलब सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का? राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? तो वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा भारत का पहला राज्य है जिसने सभी गांवों में सबसे पहले बिजली पहुंचाई थी, हरियाणा ने। ठीक है, यहाँ पर हमारी जीके पूरी हो गई। अब आगे हम हरियाणा जीके के प्रश्न देखेंगे। अब जो प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे हरियाणा जीके से संबंधित रहेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, हड़प्पा सभ्यता में राखीगढ़ी किस जिले में है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है राखीगढ़ी, जो हरियाणा के अंदर है। इसमें पूछा कि राखीगढ़ी किस जिले में है? रोहतक, कैथल, सिरसा या फिर हिसार? तो राखीगढ़ी जो हड़प्पा साइट है वो है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। राखीगढ़ी हिसार में है। प्रश्न नंबर 21 है, हरियाणा का रेवाड़ी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी देखो पित्तल के बर्तन के लिए बिल्कुल है, आंख बंद करके लगा देना। टिल्ला जूता उद्योग बिल्कुल है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो धारूहेड़ा में है। धारूहेड़ा कहाँ पर आता है? रेवाड़ी के अंदर ही। तो तीनों ही उद्योग है जिनके लिए प्रसिद्ध है। पित्तल के बर्तन के लिए भी है, टिल्ला जूता उद्योग के लिए भी है और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए भी रेवाड़ी जिला प्रसिद्ध है। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? इनमें से कोई भी नहीं है। देखो फिर बार बार कह रहा हूँ, जो नया मंत्रिमंडल बनाना हरियाणा का उसमें से प्रश्न जरूर आएगा किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है। और अब तो पिछला कुछ सालों से ऐसे चल रहा है कि जो हरियाणा का सीएम है ना, वो ही हरियाणा का फाइनेंस मिनिस्टर है। हरियाणा का चीफ मिनिस्ट्री है, हरियाणा का वित्त मंत्री बना हुआ है। तो वर्तमान में जो सीएम हरियाणा के वो ही हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, चंडीगढ़ के अंदर है बगीचों का त्योहार, गार्डन फेस्टिवल है, ये किस वर्ष से बनाना शुरू हुआ था? गार्डन फेस्टिवल, रोज़ गार्डन फेस्टिवल है शायद वो। और ये कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 1997 से। 1997 से चंडीगढ़ के अंदर। प्रश्न नंबर 24 है कि हरियाणा का कौन सा कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टून परियोजना के हिस्से थे? विच फेमस कार्टूनिस्ट ऑफ हरियाणा वर पार्ट ऑफ कारगिल कार्टून्स प्रोजेक्ट? और इसके ऑप्शन जो दिए हैं, श्री रोहित सरदाना। ये रोहित सरदाना तो जो एक्सपायर हो चुके हैं, आज तक के जो संवाददाता वो थे। मुरारी लाल शर्मा, सुभाष चंद्र या फिर चंद्रशेखर गुरेरा? तो जो हरियाणा के कार्टूनिस्ट थे वो थे श्री चंद्रशेखर गुरेरा। ऑप्शन डी जो दिया है श्री चंद्रशेखर गुरेरा, ये कारगिल कार्टून जो प्रोजेक्ट था उसका हिस्सा थे, हरियाणा से संबंध रखते हैं श्री चंद्रशेखर गुरेरा। प्रश्न नंबर 25 है कि हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरियाणा सरकार ने 2021 में एक योजना चलाई थी, हरियाणा नलका योजना। इसका क्या उद्देश्य था? शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना, ये तो कोई चक्कर ही नहीं है। शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना ये इसका उद्देश्य नहीं था। राज्य में औद्योगिक संपत्तियों को नल का पानी उपलब्ध कराना ये भी नहीं है। ना तो शहरी लोगों को देना, ना इंडस्ट्रियों को देना। इसका मुख्य काम था ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध करवाना। ऑप्शन सी जो दिया है वो को नल का पानी उपलब्ध करवाना। प्रश्न नंबर 26 है, हरियाणा सरकार ने शादी में क्या ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी कि जो शादी में जाती है तो क्या एक चीज़ है जो नहीं ले जा सकते हैं? दहेज, आभूषण, हथियार या फिर उपहार? तो हरियाणा सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है वो लगाया हथियार पर। शादी के अंदर जो फायरिंग वगैरह कर देते हैं कई बार पिस्तौल वगैरह से, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 दिया है, क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक, यानी कि सबसे पहले कम क्षेत्रफल वाला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद लास्ट में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला, ऐसे लगाना है। हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम का चुनाव करें। 4 जिले दे रखें, झज्जर, जींद, सिरसा और हिसार। आपको पहले बताना सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, उससे ज़्यादा किसका है और सबसे ज़्यादा किसका है। इस सीक्वेंस में इन 4 डिस्ट्रिक्ट का आपको बताना है। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल है झज्जर डिस्ट्रिक्ट का।
सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो सिरसा है, सबसे कम है झज्जर का। झज्जर, जींद, हिसार और सिरसा। ऑप्शन सी जो दिया है इस सीक्वेंस में ये आएंगे। सबसे कम क्षेत्रफल झज्जर का है इनमें, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो वो है सिरसा का। झज्जर, झज्जर के बाद जींद आएगा, जींद के बाद हिसार, हिसार के बाद सिरसा आएगा। अगला है प्रश्न नंबर 28। यह पाया गया है कि किस जिले में राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है, उनमें से एक है। सीधा प्रश्न इतना है कि जो राखीगढ़ी है वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो ये किस जिले के अंदर है, हरियाणा के। रेवाड़ी में, हिसार में, मेवात में या फिर फतेहाबाद के अंदर। तो राखीगढ़ी जो है ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है राखीगढ़ी। प्रश्न नंबर 29 है कि हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी किस शहर को, किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। रोहतक, हिसार, रेवाड़ी या अंबाला। तो हरियाणा में जो स्टील सिटी कहा जाता है वो कहा जाता है हिसार को। हिसार को किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिंदल स्टील्स। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्टील जो वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो जिंदल स्टील्स ही करते हैं। हिसार के अंदर है ये। पित्तल नगरी की बात आए तो रेवाड़ी आएगा और जगाधरी भी आएगा पित्तल नगरी का। स्टील सिटी की बात करें तो हिसार आएगा। अंबाला मिक्सी सिटी के रूप में। प्रश्न नंबर 30 है अगला। जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने तब वे किस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। देखो हमने अब तक ये पढ़ रखा कि हरियाणा के पहले सीएम बने थे भगवत दयाल शर्मा। 1 नवंबर 1966 को ये सीएम बन गए थे। इस प्रश्न में ये पूछा है कि ये कहाँ से जीत कर आए थे। भाई जो सीएम बनेगा वो एमएलए तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं से। तो इसमें यह पूछा है कि वो कहाँ से जीत कर आए थे भगवत दयाल शर्मा, उसके ब्याह पर इनको सीएम बनाया गया था। भिवानी से, पटौदी से, झज्जर से या फिर तोसाम से। भगवत दयाल शर्मा कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से ये जीत कर आए थे, एमएलए कहाँ से। तो ये थे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के। कहाँ से आए थे, झज्जर विधानसभा से जीत कर आए थे भगवत दयाल शर्मा। अगला है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है कि नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है, नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो नाडा साहिब गुरुद्वारा जो है ये अंबाला में नहीं है, ये कहाँ पर है, पंचकुला में। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, पंचकुला के अंदर। और पंचकुला में कौन सी है, घग्गर नदी भी है यहाँ पे। ठीक है, नाडा साहिब गुरुद्वारा, पंचकुला और घग्गर नदी, दोनों बातें ध्यान रखना। तो इसमें से जो कथन एक है वो गलत दिया गया है, जो पहला कथन है वो गलत इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 32 है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने करी थी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना जाता है, बॉक्सिंग हब भी कहा जाता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो भिवानी बॉक्सिंग क्लब है इसकी स्थापना किसने करी थी। जगदीश सिंह, विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार या जसजीत सिंह ने। तो जो बॉक्सिंग क्लब भिवानी बॉक्सिंग क्लब है इसकी स्थापना करी थी जगदीश सिंह ने। जगदीश सिंह, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता। तो हिसार पुलिस रेंज के अंदर जो जिले आते हैं वो है फतेहाबाद, सिरसा और हांसी। फतेहाबाद, सिरसा और हांसी ये तीनों हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, कैथल नहीं आता। हिसार पुलिस रेंज के अंदर फतेहाबाद, सिरसा, हांसी और हिसार ये सारे आते हैं, लेकिन कैथल जो है वो हिसार पुलिस रेंज के अंदर नहीं आता, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 दिया है कि हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची। हरियाणा में देखो वैसे बात करें तो मेट्रो सबसे पहले इंडिया में आई थी कोलकाता के अंदर। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली में आने के बाद हरियाणा में सबसे पहले जो मेट्रो आई थी वो आई थी दिल्ली गुड़गांव के अंदर। देखो सिरसा में तो मेट्रो है ही नहीं, मानेसर में भी नहीं है अभी, और गुड़गांव के बाद ये गई थी फरीदाबाद आगे। फरीदाबाद तो बहुत लास्ट में गई है, गुड़गांव के बाद तो ये इस साइड बहादुरगढ़ की साइड वाले जो लाइन है ना इस साइड आ गई थी। तो सबसे पहले मेट्रो आई थी गुड़गांव के अंदर। ठीक है, गुड़गांव इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन किया जाता है। देखो फरल गांव में जो मेला लगता है कैथल का, यहाँ पर ये जो प्रश्न है कई बार पूछा गया पहले भी। कैथल के जो फरल गांव में कौन सा मेला लगता है, फल्गु मेला, कपाल मोचन तीर्थ, पेहवा मेला, ये सभी। तो कैथल के फरल गांव में जो मेला लगता है फल्गु मेला लगता है। ठीक है, फल्गु मेला लगता है फरल गांव में कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है
हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक बारिश हरियाणा में कहाँ होती है? तो वैसे देखें तो हरियाणा में जो होते छिछरौली के अंदर होती है। कहाँ होते? छिछरौली के अंदर होती है सबसे ज़्यादा बारिश। और ये कहाँ पर है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा का चेरापूंजी छिछरौली को ही कहा जाता है। यमुनानगर जगाधरी में है ये जगह। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक या फिर फरीदाबाद। तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो होती है अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देखो जो शिवालिक की पहाड़ियों के जो क्षेत्र है ना, पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक बारिश होती है। सबसे अधिक बारिश में तीनों में कोई भी ऑप्शन आ सकता है, यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला। तो इस प्रश्न के हिसाब से अम्बाड़ा हमारा उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक बारिश होती है अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रश्न नंबर 37 दिया है, कौन सा त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन का रिश्ते का उत्सव है? देखो भाई बहन का नाम से हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, एक नाम पढ़ रखा रक्षाबंधन। कौन सा नाम है? रक्षाबंधन त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, लेकिन ऑप्शन में रक्षाबंधन नहीं है। और जो गांव के बच्चे हैं उनको तो पता है क्या बोलते हैं इस चीज़ को, लेकिन शहर वाले बच्चों को नहीं पता वो क्या बोलते हैं। तीज का त्यौहार अलग है, जो झूला झूलते हैं। निर्जला 11 ये जेठ के महीने में आती है, ठीक है। शीड़ी 7 है, ये बासोड़ा को कहा जाता है। ये वो तो सलोनी, सलूमन, सलोमन और इसको तो सलोनी, ठीक है। ये त्यौहार होता है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन हम हिंदी में वैसे बोल देते हैं, लेकिन हरियाणा में इसको सलोनी कहा जाता है। सलूमन, सलोमन ये सारे उसी के नाम हैं। तो कौन सा त्यौहार है वो? ऑप्शन सी, 37 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, सलोनी का त्यौहार। अगला है प्रश्न नंबर 38, सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है सिवाय 4 नदी दे रखी है। 3 नदियां हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, चौथी नहीं निकलती, कौन सी है? देखो घग्गर है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, टांगरी नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और मारकंडा नदी, ये तीनों नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। लेकिन यमुना नदी है ये पहली बात तो हरियाणा से निकलती नहीं। यमुनानगर की निकलती है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, यमुना नदी। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। हथनी कुंड बैराज यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यमुना नदी का। घग्गर, टांगरी और मारकंडा ये तीनों नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न नंबर 39 है, मध्यकाल में महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? महेंद्रगढ़ का पहले क्या नाम था? नंदीग्राम, शेर, नारनौल या ये सभी? महेंद्रगढ़ का पुराना नाम देखो, नंदीग्राम, नाहरनौल, शेर। और महेंद्रगढ़ का पहले एक नाम था कानोड भी। क्या नाम था? कानोड भी पुराना नाम महेंद्रगढ़ का रह चुका है। नाहरनौल जो नारनौल है उसका पहले नाम नाहरनौल है, ठीक है। इसमें पूछा कि मध्यकाल में महेंद्रगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो ये सारे ही इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर दिया गया है। प्रश्न नंबर 40 है कि हरियाणा राज्य नारनौल हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय है? नारनौल देखो, एक नारनौंद अलग है, नारनौंद एक अलग चीज़ है, और यह है नारनौल। नारनौल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? नारनौल का, नारनौल में। हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट में ना होकर उसकी तहसील के अंदर है, ठीक है, वो है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो नारनौल तहसील के अंदर बना हुआ, नारनौल में, ठीक है। तो ये हमारे 40 प्रश्न हो गए और यहाँ तक हमारी हरियाणा जीके भी पूरी हुई। जीके कंप्यूटर हरियाणा जीके पूरी हो गई। अब आगे आएगा इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स सारे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ से शुरू हुआ इंग्लिश। इसमें दिया सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया है फेवर्ड, इसका सिनोनियम बताना है। फेवर्ड का मतलब क्या होता है? पसंदीदा। क्या होता है? पसंदीदा, ठीक है। ये मैं फेवर्ड खुद का पसंद वाला। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? मना करना, अस्वीकार कर देना। कोई चीज़ दे उसको रिजेक्ट हो गया, यानी कि जैसे कहते हैं ना आपका फॉर्म भरा था, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मतलब अस्वीकार हो गया। नेगलेक्ट मतलब अनदेखा कर देना। ये कहते हैं उसको नेगलेक्ट मार दिया, इसको अनदेखा कर दिया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी चीज़ को अनदेखा करना, उसकी तरफ ध्यान ना देना, वो होता है नेगलेक्ट। दोनों ही COD तो नेगलेक्ट है। ऑप्शन बी है प्रीफर्ड। प्रीफर्ड भी होता है पसंदीदा। ये कहते हैं ना उसको प्रीफरेंस, जैसे फॉर्म भरते हो तो उसमें प्रीफरेंस दो अपनी, यानी कि आप अपनी पसंद बताओ, पहले कहाँ पे ड्यूटी करना चाहते हो, दूसरा कहाँ पे, तीसरा कहाँ पे। तो फेवर्ड और प्रीफर्ड ये दोनों एक ही सिनोनियम है, दोनों का मतलब होता है पसंदीदा, पसंद की जगह। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, आपको 1 वर्ड बताना है। ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन,
टिपिकली एलिमेंट फॉर द डेड, यानी कि जो कोई मर जाए तो उसके बाद जो पंक्तियाँ दोहराई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? हाइमन, बैलेड, सोनेट और एलेजी। तो जो कोई मर जाता है और उस समय जो गाया जाता है उसको बोलते हैं एलेजी। एलेजी इसका हिंदी में मतलब होता है शोक गीत, शोक गीत। ठीक है, जब कोई मर जाए उस समय ये गाया जाता है। हाइमन होता है स्तुति संगीत, बैलेड होता है गाथा गीत, किसी गीत गाथा किसी की तारीफ करना, सोनेट होता है गीत गाना मधुर आवाज में। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 42 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, इसमें भी वन वर्ड आपको बताना है। ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और स्वॉर्ड। तलवार या जो चाकू होता है, पैने तलवार, उसको कवर करने के लिए एक जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, यानी कि मयान। तलवार किस में रखी जाती है? मयान। तो मयान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। पाउच क्या होता है? पाउच तो होता है थैली, ये मतलब पाउच बना लो, किसी चीज़ पाउच में डाल दो। पैकेट भी होता है, जो पोटली होती है वो बोलते हैं। मास्क होता है मुखौटा लगाना। लेकिन शीत जो होता है, शीत, इसको बोलते हैं मयान। क्या बोलते हैं? मयान। वो बोलते हैं एक मयान में दो तलवार। तो मयान होती है जहाँ पर तलवारें रखी जाती हैं। ठीक, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 दोनों में आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। पहला जो 44 में है वो तो है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस, और नीचे वाले में है ट्यूशन। तो मिसलेनियस की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, तो ये होती है MISCELLANEOUS। ये जो ऑप्शन डी में दी गई है ये है मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, सब प्रकार के मिक्स इसमें। ठीक है, मिसलेनियस। ट्यूशन, जो ट्यूशन हम करते हैं, जो लगाते हैं बच्चों का शिक्षण के लिए, वो TUTION जो दिया है ऑप्शन ए में, ट्यूशन। TUITION ट्यूशन, TUITION ट्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में जो ऑप्शन डी पर है वो है करेक्ट स्पेलिंग, और 45 में जो ऑप्शन ए पर दी गई है वो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, और 46 में आपको बताना है इडियम। इडियम बताना है टू बरी द हैच। टू बरी द हैच यानी कि शांति स्थापित करना, शांति स्थापित करना। टू बरी ओल्ड यूटेंसिल्स नहीं। टू मेक समवन हैप्पी, किसी को खुश करना, ये भी नहीं है। टू बरी एन एक्स, ये भी नहीं है। ये है टू मेक पीस, शांति स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन डी जो दिया है ये इसका सही इडियम होगा। टू बरी द हैच इसका मतलब है टू मेक पीस, शांति स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 47 है, और ये भी इडियम पूछा गया है आपसे। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ यानी कि नया जीवन शुरू कर देना। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब पुराना पत्ता छोड़कर नए पत्ते की तरफ जाना, यानी कि नया जीवन शुरू कर देना। ठीक है, पुरानी चीज़ छोड़कर नए की तरफ जाना। टू बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट वंस बिहेवियर, ये गलत है, ये तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, किसी के बिहेवियर का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। टू मेक न्यू थिंग्स हैपन, कोई नए काम करना, चलो ये भी होल्ड पे रखते हैं। टू टर्न ओवर द पेज ऑफ ए बुक, ये तो गलत है, बुक का पेज बदलना है तो कोई मतलब ही नहीं है। टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। टू मेक न्यू थिंग इसमें नई चीज़ बनाने के लिए है, लेकिन ऑप्शन बी दिया है कि किसी के बिहेवियर को अच्छा करना। ठीक है, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ मतलब नया जीवन प्रदान करना किसी को, या फिर ये कहते हैं भाई पेपर में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, एक बार नई शुरुआत करते हैं, इस हिसाब से नई चीज़, बेटर बिहेवियर करना अपना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, फिल इन द ब्लैंक है। यू मस्ट ब्लैंक हार्ड टू गेट द बेस्ट डील। यू मस्ट बेस्ट यानी कि जो कहते हैं ना कि नेगोशिएट करना, मामले मतलब कोई चीज़ 100 रुपये की बोली, मोल भाव करना, हिंदी में बोले तो मोल भाव करना। दुकानदार ने 100 रुपये की चीज़ बोली तो आपको बेस्ट डील चाहिए, तो आप इसको बोलते हो 70 में दे, दुकान वाले कहेगा 90 में, चलो 80 में फाइनल करो, वो चक्कर है। तो वो उसको बोलते हैं इंग्लिश में नेगोशिएट करना, मोल भाव करना, और उसका प्रॉपर इंग्लिश में मतलब होता है नेगोशिएट करना, नेगोशिएट। ठीक है, नेगोशिएट यानी कि मोल भाव करना, समझौता वार्ता करना। नेगलेक्ट मतलब होता है अनदेखा करना। नेविगेट मतलब होता है किसी को रास्ता बताना। ठीक है, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, नेगोशिएट। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक यानी कि खाली स्थान भरना है। बीवेयर ऑफ हिम, उससे बचकर रहो। ही इज एज स्लाई एज ब्लैंक।
उससे बचकर रहो। वो इतना चालू है, इतना तेज है, इतना धूर्त है जैसे कि लोमड़ी। समझ गए? जैसी लोमड़ी है वैसा ही, कहने का अभिप्राय इसमें सीधा ही मतलब हो गया फॉक्स, लोमड़ी। स्लाई का मतलब होता है इतना तेज होना, चालू आदमी जो बोलते हैं हम देसी भाषा में, क्लेवर। तो ही इज एज स्लाई एज फॉक्स, उससे बच के रहो, वो लोमड़ी जितना चालू चालाक आदमी है। तो फॉक्स आएगा इसमें, एज स्लाई एज फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, इसमें आपको बताना ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। सेंटेंस दिया है, वी मस्ट विजिट दिस एंशिएंट टेम्पल। हमें इस एंशिएंट टेम्पल को अवश्य ही यानी कि जरूर ही विजिट करनी होनी चाहिए। विच आर 100 ईयर्स ओल्ड, जो 100 साल पुराना है। देखो दिस एंशिएंट टेम्पल दिया है आपके, दिस एंशिएंट टेम्पल का मतलब है एक ही मंदिर है, ठीक है। अगर होता दीज एंशिएंट टेम्पल्स, इसका मतलब है एक से ज़्यादा मंदिर थे, लेकिन यहाँ पे मंदिर कितना है, सिर्फ एक ही है। दिस एंशिएंट टेम्पल का मतलब है इस पुराने मंदिर में एक ही मंदिर है यहाँ पे। तो विच आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, विच इज, जो कि 100 साल पुराना है, ठीक है। वी मस्ट विजिट दिस एंशिएंट टेम्पल विच इज है 100 ईयर्स ओल्ड। अगर यहाँ पर टेम्पल्स होता तो यहाँ पे दिस की जगह क्या आता, दीज, फिर ये सही रहता, विच आर 100 ईयर ओल्ड। तो इसमें आएगा विच आर, विच इज की जगह ऑप्शन डी जो दिया गया है वो इसमें करेक्शन आएगी। ऑप्शन डी में एरर है, इज आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, और इसमें भी आपको बताना ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। डॉक्टर राणा इज आवर टीचर ऑफ इंग्लिश। डॉक्टर राणा हमारा इंग्लिश का टीचर है सिंस दिस सेमेस्टर, इस सेमेस्टर से। इसमें आपको बताना है क्या एरर है और क्या नहीं है। डॉक्टर राणा इज आवर इंग्लिश टीचर ऑफ इंग्लिश सिंस दिस सेमेस्टर। आपने एक रूल पढ़ा होगा इंग्लिश में, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर ये कब प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है टाइमिंग के लिए, और ये होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1957। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। तो ये होता है कोई भी घटना जो कंटिन्यू हो रही है उसका परफेक्ट टाइम बताने के लिए। तो इसमें इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, क्योंकि सिंस या फॉर जो होता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ किए जाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जैसे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, या फिर शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इसमें क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब है डॉक्टर राणा, तो इसमें आएगा हैज़ बीन ना, हाँ, डॉक्टर राणा हैज़ बीन आवर टीचर ऑफ इंग्लिश सिंस दिस सेमेस्टर। इज की जगह क्या आएगा, हैज़ बीन। क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है आपको, और इसमें बताना है कोई करेक्शन होनी है या नहीं है कोई सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस है लेड टू द फिटनेस ऑफ द बॉडी, ये रहा, लीड टू फिटनेस ऑफ द बॉडी। इस पार्ट में कोई करेक्शन की जरूरत है या नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस दिया है, रेगुलर एक्सरसाइज लीड टू फिटनेस ऑफ द बॉडी। आपको बताना है इसमें कोई करेक्शन होगी या नहीं। रेगुलर एक्सरसाइज ये हमारे शरीर की फिटनेस को मेंटेन करती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही तो एक्सरसाइज एक सिंगुलर वर्ब है, तो लीड की जगह क्या आएगा, लीड्स। क्या आएगा, लीड करती है, लीड्स टू द फिटनेस ऑफ द बॉडी। सिर्फ यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगा रखा, ये करेक्शन है बस। ये आएगा लीड्स टू फिटनेस ऑफ द बॉडी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, और इसमें आपको बताना है ऑफर ड्यू रेस्पेक्ट टू। ये जो वाला पार्ट है इसमें ऑफर ड्यू रेस्पेक्ट, इसमें आपको बतानी है करेक्शन होगा या नहीं होगा। वी शुड ऑफर ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल एल्डरली पर्सन्स। हमें जितने बुजुर्ग हों सभी की इज्जत करनी चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। देखो इसमें क्या आएगा, ऑफर सही है, ड्यू रेस्पेक्ट से नहीं होता, वो आता रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट सिंगुलर वर्ड आएगा, रेस्पेक्ट नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी और बी में तो हट जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वी शुड ऑफर ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल एल्डरली पर्सन्स। रेस्पेक्ट नहीं आएगा, सिंगुलर में आएगा ये रेस्पेक्ट। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 और 55, इसमें जो पैराग्राफ दिया है उसमें से आपको आंसर छांटने हैं। क्वेश्चन नंबर 54 और 55 में, और ये आपको मिलेगा पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो,
यूट्यूब पर भी आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर हमारा इंग्लिश का पोर्शन भी पूरा हुआ। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 56 से, और यहाँ से शुरू होती है हमारी हिंदी। प्रश्न नंबर 56 और यहाँ से अब हम करेंगे हिंदी के प्रश्न। ठीक है, प्रश्न है कि अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। अभिष्ट शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें प्रश्न लगा अभी, अभी प्लस इष्ट। अब सभी में यही दे रखा है, अभी प्लस में इष्ट। अब बताना है छोटी ई आएगा बड़ी ई, तो इसमें आएगा ये अभी प्लस में इष्ट, अभी प्लस में इष्ट। ठीक है, दोनों तरफ छोटी ई की मात्रा आएगी, अभी में भी और इष्ट में भी, अभी प्लस में इष्ट। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। प्रश्न नंबर 57 है कि रातों रात शब्द में कौन सा समास है। रातों और रात जो शब्द हैं इसका मतलब है रात ही रात में। ये कहते हैं रातों रात ये काम कर दिया, मतलब रात ही रात में। तो इसमें कौन सा शब्द हो गया, अव्ययभावी समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान हो और प्रथम पद अव्यय हो। तो रातों रात जो शब्द है इसमें अव्ययभावी समास होगा। ऑप्शन सी उत्तर है। प्रश्न नंबर 58 दिया है, आपको बताना संयुक्त वाक्य कौन सा है। ये 4 वाक्य दिए हैं, इसमें से आपको बताना है संयुक्त वाक्य कौन सा है। राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह डर गया। राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि का के इस की से जुड़ा गया है, तो इसका मतलब कौन सा वाक्य हो गया, ये मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य। राम गाना गा रहा होगा, ये होगा सरल वाक्य। राम बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, राम बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, इसलिए फेल हो गया। और ऑप्शन सी दिया है कि रामू जो तेज दौड़ता है मेरा मित्र है। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है वो ये है, रामू जो तेज दौड़ता है मेरा मित्र है। ठीक है, ऑप्शन सी जो दिया है ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण दिया गया है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 59 है, अर्थालंकार कौन सा है। देखो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। इस प्रश्न में पूछा है कि 4 अलंकार दे रखे, इसमें से अर्थालंकार कौन सा है। अर्थालंकार कौन सा है ये आपको बताना है। अर्थालंकार कौन कौन से हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, और एक जो ऑप्शन ए पर दिया प्रस्तु वस्तुमालंकार, ये भी होता है। संदेह अलंकार, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, यमक यमक तो शब्दालंकार हो गया। शब्दालंकार होता है यमक, श्लेष, अनुप्रास। यमक, श्लेष और अनुप्रास ये तीनों शब्दालंकार हैं। यमक, श्लेष और अनुप्रास ये तीनों शब्दालंकार होते हैं। तो अर्थालंकार ऑप्शन ए है, वो अर्थालंकार दिया है। प्रश्न नंबर 60 है कि आंधी आवे बैठ गंगावे, लोक्ति का क्या अर्थ है। आंधी आवे बैठ गंगावे, इस लोक्ति का क्या अर्थ है, प्रश्न नंबर 60 में पूछा गया है। आंधी आवे बैठ गंगावे, इसका मतलब है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गंगावे मतलब आंधी आए तो कोई काम नहीं करना, वेट करो आंधी कब जाए उसके बाद काम करेंगे। तो ये है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गंवावे, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है कि कौन सा एक संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर क्या होता है, जो 2 स्वरों के मेल से बना है। संयुक्त स्वर जो 2 लघु स्वर है उनके मेल से जो बना है वो होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो संयुक्त स्वर ए, आई और ओ ये तीनों संयुक्त स्वर हैं। ए, आई, ओ जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना उनको छोड़ के बाकी स्वर संयुक्त स्वर होते हैं। ए, ई, ऊ ये संयुक्त स्वर नहीं होते। संयुक्त स्वर होते हैं ए, आई, ओ, औ। ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर है आ, ई और ऊ। तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ए, आई, ओ और औ, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। चारों के नाम याद रखना, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 दिया, इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा है, अभ्यस्त का। अभ्यस्त शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा, तो वो होता है जो ऑप्शन सी पर दिया है, अभ्यस्त। मतलब प्रयासहीन जो करता है, प्रयास जो कंटिन्यू करता है, अभ्यस्त। प्रश्न नंबर 63 है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो हिमालय किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु का नाम है। ठीक है, हिमालय एक पर्वत का नाम है, सिर्फ एक ही पर्वत का नाम, तो यह है व्यक्तिवाचक। सिर्फ हिमालय एक ही पर्वत का नाम है। अगर यहाँ पे नदी होता तो संपूर्ण जाति का बोध करवाता,
पर्वत होता तो भी, लेकिन इसमें पर्वत का नाम दे दिया हिमालय। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो नाम बताए वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 63 का, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 64 है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुषवाचक होता है तू, मैं, हम, ये सब। तो इसमें जो तू शब्द है ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 65 है कि विशेषण कौन सा है इनमें से? इनमें से विशेषण कौन सा है? उपासना, उद्धार, वंदना या आयतलोचना? तो आयतलोचना जो शब्द है ये विशेषण है, ठीक है। उपासना करना ये क्रिया है, उद्गार क्रिया है, वंदना करना ये भी क्रिया है। आयतलोचना का अर्थ होता है बड़ी बड़ी आंखों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? देखो बारिश होने लगी कब? रात को। रात को अचानक बारिश होने लगी, इसमें समय का बताया गया, कब हुई थी बारिश? रात को हुई थी। कौन सा क्रिया विशेषण होएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, जो काल का बोध कराए, जो समय का बोध कराए। रात को अचानक वर्षा होने लगी, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, जो समय का जो बोध कराए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 4 में से 3 शब्द हैं जो स्त्रीलिंग है, एक है पुल्लिंग है। हवा बहती है, हवा ठंडी बह रही है, ऑप्शन बी है वो स्त्रीलिंग है। नदी भी स्त्रीलिंग है। सजा, उसको फांसी की सजा दी गई, उसको सजा हो गई, ये सारा क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन ये पराठा, मैंने पराठा खाया, उसने पराठा बनाया, देखो वाक्य में प्रयोग करके देखो, स्त्रीलिंग भाव आ रहा है पुल्लिंग का भाव? खाया, बनाया, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। तो 67 का जो ऑप्शन डी है पराठा, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये एक पुल्लिंग भाव वाला शब्द है, पराठा शब्द, ठीक है। प्रश्न नंबर 68 है, जो को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? देखो कारक 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ऐसे करके 8। कर्ता का चिन्ह होता ने, कर्ता कारक का होता ने, कर्ता ने। कर्म को, तो को चिन्ह किसका होता है? कर्म कारक का। को जो चिन्ह होता है, जो विभक्ति चिन्ह है, ये किस कारक का होता है? कर्म कारक का। को एक होता है का, के, की, रा, रे, री, ये होता है संबंध कारक का। देखो को अलग है, और एक होता है का, के और की, एक होता है रा, रे और री, ये 6 के 6 ये होते हैं संबंध कारक के। किसके? संबंध कारक के। को अलग है, के अलग है, ये ध्यान रखना। का, के, की, रा, रे, री, ये सारे होते हैं संबंध कारक, ठीक है। और को होता है, ये होता है कर्म कारक, कर्म कारक, यानी कि ऑप्शन डी कर्म कारक। प्रश्न नंबर 69 दिया है कि अटारी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अटारी शब्द का तत्सम रूप, और वो होता है अट्टालिका। ये हमने पहले जो टेस्ट पेपर करा उसमें भी था ये प्रश्न। अटारी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? अट्टालिका। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 69 का। प्रश्न नंबर 70 दिया है कि अधि उपसर्ग का उदाहरण किस शब्द के माध्यम से दिया जाएगा, यानी कि किस शब्द में अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है? देखो अधूरा, अध्याय, अधर और आधार, इनमें से अधि उपसर्ग किस में जुड़ा हुआ है? आधार में तो अध है, अध प्लस आर। अधर में तो अधि उपसर्ग है ही नहीं, अधूरा में भी नहीं, और यह है अध्याय में, अधि प्लस आय, अध्याय, ठीक है। अधि प्लस आय बनेगा अध्याय। तो ऑप्शन डी जो है प्रश्न नंबर 70 का, इसमें अधि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 70 में जो ऑप्शन डी है अध्याय, इसको लिखा जाएगा अधि प्लस में आय, ठीक है, अध्याय बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 में। प्रश्न नंबर 70 यानी कि हमारी हिंदी पूरी, जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश और हिंदी पूरी हो गई। अब आगे करेंगे गणित और रीजनिंग का। पहले ये 15 प्रश्न आएंगे गणित के, उसके बाद 15 प्रश्न आएंगे रीजनिंग के, और हमारे 100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ से गणित का सवाल शुरू होता है। सवाल नंबर 71 गणित का है। ये 71 में दिया है, यदि अंश में 3 जोड़ा जाए और हर में से 1 घटा जाए तो अनुपात 5:4 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ा जाए और अंश में 5 घटाया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाए। वास्तविक भिन्न बताओ। कोई एक भिन्न दे रखी है, पहले अंश में जोड़ा गया, हर में घटाया गया, दोबारा अंश में घटाया गया, हर में जोड़ा गया, ठीक है। हमने भिन्न मान ली x और y, भिन्न हो गई x/y, ठीक है। इसको स्क्रीन को छोटा करके यहाँ सोल्व करते, देखो भिन्न हो गई x/y हो गई।
अब इसने क्या कहा, ऊपर देखो ध्यान रखना, भिन्न में ऊपर अंश नीचे हर होता है। अंश में तो 3 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दिया, तो नई भिन्न आएगी 5/4 हो गया। x + 3/y - 1 बराबर 5/4। इसको जब सोल्व करेंगे 4x = 12 और ये इधर जाएगा 5y - 1, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा 3x - 2y = 17। जो पहले लाइन दे रखी है इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो जो समीकरण बन के आएगी वो आएगी 3x - 2y = 17। ये इतना लाइन, अंश में 3 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, 5/4 बन गई। आगे दिया कि हर में 1 जोड़ दिया, भिन्न कितनी हमारी सेम x + x/y, अंश में 1 हर में 1 जोड़ दिया और अंश में से 5 घटा दिया, तो भिन्न बन गई 2/3। ये ठीक है, x - 5/y + 1 = 2/3। यहाँ से x और y का अगर जब हम मान निकालते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, अच्छा ये गलत कर दिया भाई एक बार, जो पहली जो लाइन दे रखी है अंश में 3 और हर में 1 घटाए तो 5/4, तो यहाँ से जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 3x - 5y = 17 -17। और दूसरे वाले जो सोल्व करेंगे x - 5/y + 1 = 2/3, तो ये बनेगी 3x - 2y = 17। ठीक है, ये 2 समीकरण बनेगी, दोनों को बराबर करना और x y का मान निकालना। यहाँ से x y का मान निकालेंगे तो x भी और y भी दोनों का मान आ जाएगा 17। x और y दोनों का मान आएगा 17 और 17, तो भिन्न क्या बनेगी 17/17। ठीक है, ये भिन्न बनेगी हमारी, ऑप्शन सी जो दी है 17/17 करके। अच्छा एक काम करना, अगर आप ये सोल्व नहीं कर सकते ना तो सीधा ऑप्शन उठा लेना, ऐसे सवालों में कोई भी एक ऑप्शन उठा लो और पहले समीकरण पुट करके देखो। जैसे 17/17 है, अंश में 3 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो। ठीक है, तो कितना आएगा 17 और 3 20, 17 में से 1 गया तो 16, ये काट लो, 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16, 5/4 ये ही इसमें दिया गया है। ठीक है, ये जो मान दे रखा है ना, अंश में 3 जोड़ दो हर में घटा लो, तो इस भिन्न में पुट करके देख लो और ये ही जो अनुपात आता है तो आपका सही है। 4 ऑप्शन अगर फटाफट पुट करके देख लेना है एक वैल्यू, अगर आप समीकरण नहीं बनाना चाहते तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 17/17। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 72। सवाल नंबर 72 में दिया है 2 संख्याओं को जब एक निश्चित भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष में 437 और 298 प्राप्त होता है। जब उनके योग को समान भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 236 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल आसान सा सवाल है, पहले बार समझा देता हूँ, बाकी डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। कोई भी 2 संख्या है, ठीक है, देखो शेष 437 आ रहा तो संख्या 437 से बड़ी होगी। मान लो संख्या हमने ले ली 500, उसको किसी भी संख्या से भाग देंगे तो लास्ट में शेष बचेगा 437। इस संख्या को फिर एक दूसरी संख्या और है और वो हमने ले ली 300। देखो इसके हिसाब से हमने संख्या मान ली 500 माननी है, दूसरी 298 तो हमने मान ली 300। इनको जब भाग देंगे तो इसमें 298 शेष बचता है, इसमें बचता 437। इसने कहा कि जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं ना और फिर समान भाजक से भाग करते हैं तो शेष आता है 236। ठीक है, तो भाजक ज्ञात करें किस संख्या से हमने वो भाग करी थी। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों के शेषफल को जोड़ के इनका जो शेषफल है जोड़ का वो घटा दो। जो टोटल हमें भाजक निकालना है तो दोनों शेषफल जोड़ दो, 437 = 298, और उसमें से जो इनके योग से जो शेषफल मिलता है ना 236, ये घटा दो इसमें से, और वो आ जाएगा 499। यानी कि जो हमारा भाजक जिस संख्या से हमने भाग दिया था ना, जो भाजक, वो हमारा आ जाएगा 499। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है भाई। कोई भी 2 संख्या मान ली, पहले संख्या मान ली हमने 500, इसको x से भाग दिया है और शेष आ गया 437। दूसरी संख्या हमने मान ली 400, इसको फिर भाग दिया है x से ही, दोनों बार समान भाजक है, और इस बार हमारा शेष आ गया 298। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि दोनों को जोड़ के, यानी कि 900, 500 और 400 दोनों संख्याओं को जोड़ के अगर हम इसको x से भाग देते तो लास्ट में हमारा जो शेष बचता है वो बचता है 236। x का मान ज्ञात करें, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला है, दोनों जो शेष है इनको जोड़ के और इनका सम का जो शेष आया था वो घटा दो, x का मान निकल जाएगा 499, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 73 दिया है 2 संख्याओं का HCF और LCM है 2 और 60। एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है तो छोटी संख्या क्या होगी, ये इसमें पूछा है।
देखो एलसीएम दे दिया 60 और एचएफ दे दिया 2, हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है। देखो एलसीएम गुणा एचएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का जोड़। एलसीएम गुणा एचएफ बराबर दोनों संख्याओं की गुणा, एक्स गुणा में वाई। एक संख्या अगर एक्स हो गई तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक्स प्लस 14 होगी ना, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, तो एक संख्या एक्स बनेगी, दूसरी बनेगी एक्स प्लस 14। अब या तो इसको ऐसे फ्रैक्शन में कर लो, एक्स और एक्स प्लस 14 बन जाए, या फिर इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा 120 बराबर एक्स स्क्वायर जमा 14x। ये इधर आएगा, दो इक्वेशन बन जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120। इसके फैक्टर करोगे तो x का मान एक तो आएगा 6 और एक आएगा -20। तो माइनस संख्या हो नहीं सकती, तो x का मान कितना आएगा 6। छोटी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है भाई, हमें पता है एलसीएम और एचएफ की गुणा होते हैं दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर। ठीक है, एक संख्या है x और दूसरी संख्या बनेगी x जमा 14। अब इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ो कि एक संख्या दोनों में से कॉमन आए। 60 गुणा 2 करेंगे, इसको मान लो 120 बन गया, इसको 120 हो गया, 60 गुणा 2 120। अब इसको जो उत्तर है ना उसमें से भाग करके देखो, पहले 120 किस किस से भाग हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा, 5 और 4 6 से। इसमें से कॉमन लेके देख लो, अगर इसमें से 6 कॉमन लेंगे, 6 गुणा फिर एक क्या बचेगा 6 जमा 14, क्योंकि 20 और 20 6, 20 6 120। इस हिसाब से x मान सीधा 6 दिख जाएगा यहाँ से, या फिर आप ऐसे ही x का समीकरण करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 है, ये है सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का सवाल है। फार्मूला लगेगा इसमें बोर्ड मास का, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो होगा ऑफ, इसका ये का वाला सोल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। ये आएगा 7/2 गुणा 5 यानी कि 35/2। अब ये 3 भाग में 35/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा में 2/35, ये हो जाएगा। आगे माइनस है, ये 14/49, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये सारा सोल्व होगा जाके, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 14/49 आ जाएगा इधर, और इधर आएगा 2 3 6, 6/35। 14/49 माइनस 6/35 सोल्व करोगे तो उत्तर लास्ट में आएगा 4/35। ट्राई करना, सोल्व करके देखना खुद से। अगला है प्रश्न नंबर 75, 16 17 18 की 15 पदों तक औसत क्या होगी। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे करके 15 पद लेने हैं, यानी कि 16 से लेकर 30 तक ये 15 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 16 से लेकर 30 तक ये 15 संख्याएं हो जाएगी, और आपको इनका एवरेज बताना है। आपको इनका एवरेज बताना। देखो अगर लगातार संख्याएं दे रखें तो एवरेज बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लगातार दे रखी तो एवरेज बताने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, 16 से लेकर 30 तक कितनी संख्याएं होगी 15, तो एवरेज क्या होगा, इनके जो बीच में जो 8वां नंबर की संख्या है ना वो इनका एवरेज बनेगी ना। तो 16 17 18 19 20 21 22 23, तो 8वें नंबर की संख्या कितनी आ गई 23, इसका एवरेज क्या हो जाएगा 23। तो लगातार 15 संख्या दी है, 16 17 18 19, लगातार लास्ट की संख्या कितनी बनेगी 30। अब किसी भी विषम संख्या का अनुपात क्या, अगर एवरेज निकालना है तो उसका बीच का जो नंबर होगा वो एवरेज होता है। इनका बीच का नंबर 8वां नंबर होगा और वो है 23। 16 17 18 19 20 21 22 और 23, 8वां संख्या को नीचे आ गई 23। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, 16 से 30 तक सारी संख्याएं जोड़ो और उसको फिर 15 से भाग दे दो, वो उनका एवरेज आएगा। 345 जोड़ा आएगा, उसको 15 से भाग दे दो, 23 उत्तर वैसे भी आएगा। सवाल नंबर 76 दिया है, 7 और 28 के बीच अनुपातिक का अनुपात और 25 और 35 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा। यानी कि 0.7 है ये, 0.7 और 2.8, और थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ 2.5 और 3.5 क्या होगा। देखो ए 0.7 और 2.8 जो दे रखे हैं, इनका मीन प्रपोर्शन निकालेंगे वो क्या होता है √a और b, √a गुणा b। तो √a गुणा मतलब 0.7 गुणा 2.8, इनकी गुणा करेंगे और इसका √ करेंगे तो वो आएगा 1.4 उत्तर आ जाएगा। जो पहले जो दो संख्या है ना 0.7 और 2.8, इनका मध्य समानुपातिक निकालेंगे तो वो क्या आएगा √0.7 गुणा में 2.8। ठीक है, और ये जब सोल्व करेंगे लास्ट में तो ये आ जाएगा 1.4। पहली संख्या का समानुपातिक आ गया 1.4। दूसरी संख्या दे रखी है 2.5 और 3.5 का तीसरा प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल तीसरा अनुपातिक, वो कैसे निकालते हैं b² करके, b² करके। b a का मान है 2.5, b का मान है 3.5। पहली संख्या a, दूसरी होती है b, तीसरी c हमने निकालना है, तो क्या तब b²
3.5 का स्क्वायर बटे 1 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 4.9। 4.9 उत्तर पूछा इसने 1.4 और 4 अनुपात 4.9 का अनुपात 1.4 अनुपात 4.9। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 7 दूनी 14 7 7 49, 2:7 ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में फार्मूला लगेगा √AB और दूसरे वाले में फार्मूला लगेगा वो बी स्क्वायर बटे ए। ये दूसरे वाले में लगेगा, पहले वाले में लगेगा √AB। ए का मान 0.7, बी का मान 28 और इसमें बी का मान 35 और ए का मान 25। भैया तो 7 28 ले लो या फिर 0.7। हिंदी और इंग्लिश में कोई गलती नहीं है, पॉइंट का फर्क है, उत्तर लास्ट में सेम आएगा अनुपात में। ठीक है, 2:7 ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 76 का। प्रश्न नंबर 77 है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसका 120 कितना होगा। देखो 20% कितना दे दिया 120, तो 100% कितना होगा उसका 120 बटे 20 गुणा में 100। 20 5 100, 12 5 60, यानी कि संख्या कितनी आ गई 600। 600 का 120% निकालना है, 600 गुणा में 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट की 12 6 72, 720 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 720। प्रश्न नंबर 78 है कि x% ऑफ 2/3 इक्वल टू 2। देखो x ऑफ का मतलब गुणा 2/3 बराबर 1/2। ठीक है, x% दे रखा है ये, x% 2/3 बराबर 1/2, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। ठीक है भाई, प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 से भाग जरूर करना, ये गलती करते हैं बस यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर चला जाएगा 300, नीचे आ जाएगा 4। भाई 300 अरे 2 दूनी 4, एक्स का मान आ गया 300/4, 300/4 यानी कि 75। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। गलती सिर्फ इतनी है, x% नहीं देखते, अगर प्रतिशत है तो नीचे क्या आ जाएगा 100 गुणा में 2/3, ये बराबर दिया है 1/2, एक्स का मान निकालना है वो आ जाएगा 75। सवाल नंबर 79 दिया है, एक व्यक्ति 345 प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है, यानी कि एक कैलकुलेटर का कितना रेट है 345। कोई वस्तु खरीदी है 345 में और उसको 40% की हानि पर बेचता है, तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले लास्ट लाइन छोड़ दो, पहले देखो कोई कैलकुलेटर 345 में खरीदा और 40% हानि पर बेच दिया, तो कैलकुलेटर कितने का बेचा। क्रय मूल्य था 345, 40% हानि पर बेच दिया तो कितने पर बेचेगा 60% पे। उसकी कीमत का 40% तो लॉस होगा, तो उसकी कीमत का क्या कितने पर बेचेगा 60% हिस्सा, 345 का 60/100। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 207 रुपये। एक कैलकुलेटर 345 में खरीदा था, 207 में बेच दिया। 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य बेचा, तो इसको 28 से गुणा कर दो। एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 207 रुपये है, तो 28 का कितना आ जाएगा 207 को 28 से गुणा कर दो और ये आ जाएगा 5796। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 5796। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 80 दिया है, एक निवेशित राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल में 8500 और 4 साल में 9520 होगी, तो ब्याज कितना होगा। देखो 3 साल में होगी 8500, चौथे साल में कितनी होगी 9520, एक साल में कितनी बढ़ी है वो देखो पहले, 9520 और 8500 से कितनी बढ़ी है ये 1020 बढ़ गई एक साल के अंदर। बढ़िया ना, एक साल में 1020, तो दर कितनी निकलेगी, एक साल में बढ़ी है 1020, पिछले साल का मूलधन कितना था 8500 गुणा में 100। ये सिंपल फार्मूला लगाना है भाई। तीसरा और चौथा साल दे रखा है तो हम भूल जाएंगे इस चीज़ को, तीसरा और चौथा, क्योंकि हमें सिंपल दर निकालनी है। दर क्या निकलते 2 साल के लगातार, 1 साल के बीच का जो ब्याज का रेट होता है वो होती है दर 1 साल का। दर हमेशा 1 साल पे निकलती है, जो निकालते हैं ना दर बोलते हैं 12% वार्षिक, यानी कि 1 साल की, हमेशा वार्षिक निकलती है दर। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 3 साल का 8500, 4 साल का 9520, तो 1 साल में कितना ब्याज दिया भाई तीसरे से चौथे साल में 9520 में से 8500 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1020 रुपये का ब्याज दिया इसने। ठीक है, कितने पर दिया है 8500 रुपये पे, गुणा में 100 कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 12%। तो दर कितनी है 12% वार्षिक। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 87 दिया है, मिश्रण एलिगेशन का सवाल है ये। 17 लीटर के एक मिक्सर में अम्ल और पानी का अनुपात 5:7 है। इस मिश्रण का 3 लीटर भाग 3 लीटर अम्ल से प्रतिस्थापित किया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ये सवाल पूछा है इसमें। ठीक है, देखो इसमें अनुपात कितना था 5:2, एसिड और वाटर का अनुपात। अब इसका 3 लीटर भाग निकाल लिया हमने
उसमें 3 लीटर एक्स्ट्रा अमल है वो डाल दिया है। ठीक है, तो ये देखो इसमें पहले मिक्सचर कितना था 17 लीटर का, अब 3 लीटर मिक्सचर निकाल दिया तो अब मिक्सचर कितना रह गया 14 लीटर। इसमें अम्ल और पानी का अनुपात कितना है 5:2 है भाई, इसमें भी समझ गए। 5:2 का मतलब क्या है कि टोटल 10 लीटर तो इसमें अम्ल है और 4 लीटर इसमें पानी है। भाई 5:2 कितना हो गया 7, 7 का मान दे रखा 14, तो 5 की वैल्यू 10 आएगी, 2 की वैल्यू 4 आएगी। देखो टोटल मिश्रण दे दिया 17, इसमें से 3 लीटर मिक्सर निकाल लिया इसने, तो कितना लीटर बच गया मिश्रण। अब 14 लीटर है मिश्रण, 14 लीटर में भी जो अनुपात है वो तो सेम रहेगा, अभी मिलाया नहीं हमने अभी अमल, तो 5:2 में तो है ये अमल और पानी। 5:2 में 14 लीटर को अगर हम बांटेंगे तो 5 का मान आ जाएगा 10 लीटर और 2 का मान आ जाएगा 4 लीटर। ठीक है, यानी कि 14 लीटर में 10 लीटर तो एसिड है और 4 लीटर पानी है। अब इस 10 लीटर एसिड में 3 लीटर एसिड और मिला दिया, तो अब एसिड कितना हो गया 13। पानी पहले का सेम के सेम कितना था, पहले भी 4 अभी भी 4, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा 13:4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस इतना सा करना है, मिश्रण निकाला है 17 लीटर में से 3 लीटर, तो मिश्रण कितना बच गया 14, उसमें 5:2 अनुपात सेम रहेगा अमल और पानी का पहले। ठीक है, इसमें 10 लीटर अमल है और 4 लीटर पानी आ गया, क्योंकि 5:2 में बांटेंगे 14 को, तो 10 अमल आएगा 4 पानी। अब इसमें 3 लीटर अमल मिला दिया, तो 13:4 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 82 दिया है 82 नंबर। अनिल, दिनेश और दीपक एक काम को 40 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर XYZ मिलकर। 2 मिलकर करते हैं 50 दिन में, तो दीपक अकेला कितना दिन में करेगा। देखो X + Y + Z ये तीनों काम करते हैं 40 दिन में, X + Y दोनों मिलकर करते हैं 50 दिन में, तो इसने पूछा Z कितने दिन में करेगा। 40 और 50 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 40 और 50 का एलसीएम 5 चौक 20, 200 एलसीएम आ जाएगा। X + Y + Z की क्षमता 5 आएगी, X + Y की क्षमता आएगी 4। तो इसमें से Z की क्षमता निकालने तो ऊपर वाले में से नीचे की क्षमता घटा देंगे, 5 में से 4 गया तो Z की एफिशिएंसी आ गई 1। ठीक है, 200 यूनिट बनानी है 1 की क्षमता से, तो कितना दिन लगेंगे 200 दिन लगेंगे। ठीक है, ये सवाल में वैसे ही थोड़ा बड़ा बना रखा, कुछ भी नहीं है। X + Y + Z तीनों काम करते हैं 40 दिन में और X + Y करते हैं 50 दिन में, तो Z अकेला कितने दिन में करेगा। उनका एलसीएम ले लो, उनकी क्षमता निकाल दो। X + Y की क्षमता 4 है, X + Y + Z की क्षमता 5 है, तो Z की अकेले की क्षमता कितनी आ जाएगी 1। तो टोटल काम कितना था 200 यूनिट, अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा 200/1 दिन में। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83 दिया है कि एक कार 6 घंटे तक अलग अलग गति से यात्रा करती है। पहले घंटे 60 किलोमीटर की गति, अगले 2 घंटे के लिए 54 किलोमीटर, और शेष यानी कि जो लास्ट के 3 घंटे बच गए उसमें x किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। औसत गति आ गई इसकी 56.5, तो x का मान बताओ। ये सवाल है इसमें। ठीक है, कोई गाड़ी है, हम चले 1 घंटे के लिए चले 60 की स्पीड से, फिर अगले 2 घंटे यानी कि 2 और 3 बजे तक हम चले 54, उसके बाद 4, 5 और 6 उनके लिए चले 6x किलोमीटर, और टोटल स्पीड हमारी एवरेज होगी 56.5, तो x का मान हमने बताना है। तो देखो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, औसत चाल जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस बटे में कुल समय। ठीक है, कुल समय हमें दिया है 6 घंटे, एवरेज दूरी दे रखी है 56.5। अब हमें निकालनी है कुल दूरी निकालनी है। कुल दूरी देखो, पहले घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, तो 1 घंटे में कितना चला 60 किलोमीटर हो गया दूरी, पहले तो 60 किलोमीटर चली, प्लस अगले 2 घंटों के लिए चला 54 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 54 की स्पीड से चला तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली 108 किलोमीटर, समझ गए। 2 घंटे में, 3 घंटे में इसने 168 किलोमीटर चल ली, प्लस लास्ट के 3 घंटे चला वो x की स्पीड से, तो कितनी दूरी तय करेगा 3x, ये टोटल दूरी आएगी। स्पीड जो दे रखी है जितने समय के लिए चला उतनी दूरी तय करेगा। 60 किलोमीटर की स्पीड से 1 घंटा चला तो 60 किलोमीटर दूरी हो गई। 54 की स्पीड से 2 घंटा चला तो 108 हो गई, 54 × 2। x की स्पीड से 3 घंटे चला तो 3x दूरी हो गई, कुल दूरी आ गई। कुल समय हो गया 6 घंटे, और औसत स्पीड दे रखी है 56.5, ये आ जाएगा। यहाँ को सोल्व करेंगे और x का मान हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान कितना आ जाएगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जो 3 घंटे चला था वो 57 की स्पीड से वो चला था। इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर
83 का। सवाल नंबर 84 है, ये ग्राफ का क्वेश्चन दिया है, ये सोल्व करना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 85 की। ये प्रश्न दिया है कि कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भिन्न दे रखी है। ये सवाल हर प्रैक्टिस सेट में करवाया गया है। टर्मिनेटिंग भिन्न यानी कि जो खत्म हो जाती है पॉइंट के बाद, जैसे 1/6 क्या होता है 0.1, 6 6 6 कभी खत्म नहीं होता लास्ट में, ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 10/3 करेंगे तो ये होता है 0.3333, ये कभी खत्म नहीं होना। 1/11 करेंगे होता 0.090909, ये भी कभी खत्म नहीं होता। लेकिन 17/25 करेंगे तो ये कितने पे खत्म हो जाएगा 0.68। 17/25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.68 खत्म यहाँ पे। तो ये आ जाएगी टर्मिनेटिंग भिन्न। ठीक है, जो खत्म हो जाए पॉइंट के बाद 1-2 अक्षर तक जाए, उसके बाद पूरा उत्तर निकल जाए। जैसे 1/3 होता है, 1/3 का मतलब क्या होगा 0.3333, कितना है भाग दे जाओ 3 आएगा, तो वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग अशांत भिन्न, और ये हो गई शांत भिन्न। तो 17/25 आ जाएगा शांत भिन्न। 85% हो चुके हैं गणित हमारा पूरा। अब लास्ट के 15% बच गए रीजनिंग के। ठीक है, 100% में से जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, ये 6 टॉपिक हमने कर लिए। अब लास्ट टॉपिक बचता है, वो है रीजनिंग का। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, वहाँ से ज्वाइन कर लो। और पहली बार क्लास देख लो तो नॉलेज हब सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रश्न नंबर 86 है कथन और निष्कर्ष का। यहाँ से कथन दिया है और ये नीचे 2 निष्कर्ष दिए हैं, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला है कि सभी सूर्य पूर्व है, अंदर सूर्य हो गया और बाहर क्या हो गया पूर्व हो गया। कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है, कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है, ये पश्चिम हो गया। देखो ये क्या हो गया सूर्य, ये क्या हो गया पूर्व, और ये क्या हो गया पश्चिम। ठीक है, पहला निष्कर्ष दिया है कि कुछ पूर्व सूर्य हैं, बिल्कुल पूर्व का जो हिस्सा सूर्य है ये वाला हिस्सा, ये सूर्य है पूर्व का, पूर्व के अंदर ही तो सूर्य है, तो निष्कर्ष एक सही है। कोई सूर्य पश्चिम नहीं है, कोई सूर्य पश्चिम नहीं है, इसमें तो ऐसा नहीं दिया, इसमें दिया कि कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है। कुछ पश्चिम सूर्य नहीं वो दिया है, कोई सूर्य पश्चिम नहीं है ऐसा इसने कुछ भी नहीं बताया। तो यानी केवल निष्कर्ष एक ही इसका ये अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये ऑप्शन ए में दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे है प्रश्न नंबर 87, और ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 है, ये है ब्लड रिलेशन पर। ब्लड रिलेशन पर जो फैमिली रिलेशन है उसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें रिश्ता पूछा है आई का एल के साथ, यानी कि इन 5 लोगों का लास्ट में रिश्ता, 4 लोगों का पूछा है, आई का एल के साथ इसमें रिश्ता पूछा गया है। ठीक है, आई का एल के साथ रिश्ता इसमें पूछा गया है। देखो इतना पीछे का सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आई परसेंटेज जे यहाँ से करना है। आई परसेंटेज जे का मतलब है आई जो है वो जे की पत्नी है। ठीक है, जे पति हो गया, आई पत्नी हो गई। जे @ के का मतलब है कि जे जो है वो के का पुत्र है, के इसका बाप या माँ हो गई। और के M%L, के M%L का मतलब क्या हो गया कि के एल का पति है, यानी कि देखो के हस्बैंड है, एल वाइफ, इनका बेटा है जे, और जे की वाइफ है आई। इसने पूछा आई और एल का क्या संबंध है, तो एल तो हो गई इसकी सासू, आई की सासू हो गई, तो आई एल की क्या लगेगी पुत्र वधू, क्या लगेगी पुत्र वधू। इसे पूछा आई का एल से क्या संबंध है, तो आई क्या होगा इसकी पुत्र वधू कहलाएगी। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा पुत्र वधू। प्रश्न नंबर 88 दिया है, और यह है दिशा वाला। श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चला। देखो ऐसे बना लो पहले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चला, पहले उत्तर की तरफ चला दिया 7 किलोमीटर, ये हो गया 7। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 3 चला, दाएं मुड़ के 3 चल दिया, फिर दाएं मुड़कर 7 चला, यानी कि पहले देख 7 ऊपर गया था, अब 7 नीचे आ गया, मतलब बराबर आ गया, इस पॉइंट के इसके बराबर। तो श्याम अपने प्रारंभिक सतल से कितना दूर है, तो कितना दूर हो गया ये 3 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर 3 चला था ना, तो प्रारंभिक सतल से 3 किलोमीटर दूर है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 88 का। सवाल नंबर 89 है 89, और यह है कथन और निष्कर्ष पर। 2 कथन दिए हैं, 2 निष्कर्ष दिए हैं, आपको बताना कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला निष्कर्ष दिया है कि सभी मैच गाड़ियां हैं, सभी मैच गाड़ियां हैं, ऐसे मैच अंदर हो जाएगी और ये गाड़ी जो है ये बाहर हो जाएगी। कोई गाड़ी ट्रक नहीं है, ये ट्रक हो गया। ठीक है, और ट्रक और गाड़ी की नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है, कोई गाड़ी ट्रक नहीं है। अंदर क्या है मैच है, बाहर गाड़ी है, और ये बाहर ट्रक है इधर।
पहला निष्कर्ष है कि कुछ ट्रक मेज है, कुछ ट्रक मेज है, हो ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रक को मेज होना है तो गाड़ी का हिस्सा बनना पड़ेगा, जो कि पहले ही मना कर रखा है। तो निष्कर्ष 1 इसका नहीं होगा। निष्कर्ष 2 है कि सभी गाड़ियां मेज हैं। ये गाड़ी होगी बाहर, मेज अंदर होगी, ये गलत है। सभी गाड़ियां मेज नहीं हो सकती। मेज, सारी मेज गाड़ियां हैं, ये दिया गया है बस, लेकिन सारी गाड़ी जो है वो मेज नहीं हो सकती। सारी मेज जो है वो गाड़ी हो सकती है, ये तो दिया गया है। तो निष्कर्ष 2 भी इसका गलत है। देखो, अंदर से बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर आने पे सब गलत होगा। तो इसका जो है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सही है। प्रश्न नंबर 90 है और ये भी कथन निष्कर्ष का है। कथन है दो निष्कर्ष है, आपको बताना है कौन सा सही है। सभी सूरज चंद्रमा है, ये सूरज हो गया, ये चंद्रमा है। सभी चंद्रमा तारे हैं, ये चंद्रमा है और ये बाहर तारे हो गया। देखो ऐसे बनेगा, थोड़ा सा साइड में बनाते, सभी सूरज चंद्रमा और सभी चंद्रमा तारे हैं। ऐसे सर्कल के अंदर सर्कल, 3 सर्कल बनेंगे। बाहर तारे हैं, बीच में चांद है और सबसे अंदर सूरज है। ऐसे पहला निष्कर्ष है कि सभी सूरज तारे हैं। बिल्कुल, सूरज एकदम अंदर है, सूरज एकदम अंदर है, सभी तारों के अंदर भी सूरज हैं। तो निष्कर्ष 1 सही है। दूसरा है कि कुछ चंद्रमा सूरज है। बिल्कुल, कुछ चंद्रमा सूरज है। चंद्रमा ये हो गया और इसके बीच में थोड़ा सा सूरज का हिस्सा है। दोनों ही निष्कर्ष इसमें सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया है, निष्कर्ष 1 और, देखो इन प्रश्नों को आप सोल्व कर लोगे, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन जरूर देखना है इनका। ऑप्शन में कंफ्यूज कर देता है। निष्कर्ष 1 और 2 सही, आप ऐसे तो सीधा ऑप्शन सी या डी की तरफ भागोगे। ऑप्शन पढ़ के करना इसका, आपको जो ऑप्शन सही लगे ना भाई, आपका निष्कर्ष आ जाएगा निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है। तो ऑप्शन में जरूर देखना कौन से ऑप्शन में वो दिया है, जल्दबाजी मत करना। कई रटे रहते कि भाई ए ऑप्शन मिलेगा 1 सही, बी ऑप्शन मिलेगा दूसरा सही, सी ऑप्शन मिलेगा दोनों सही, डी मिलेगा दोनों गलत। ऐसा नहीं मिलेगा, ऑप्शन पढ़ के करना। सवाल नंबर 91, 40 छात्रों की एक लाइन में मोनिस बाएं छोर से 13वें नंबर पर और कुमार दाएं छोर से 9वें नंबर पर हैं। देखो 40 बच्चे हैं लाइन में, ठीक है, टोटल 40 है। बाएं छोर से मोनिस है 13वें नंबर पर, लेफ्ट हैंड इधर से शुरू करते हैं, तो इधर 13वां नंबर है इधर से मोनिस का, और कुमार दाएं छोर से 9वें नंबर पर, ये दाएं छोर है, इधर चलेंगे, ये कुमार हो गया 9वें नंबर पर है। हरी कुमार के बाएं से चौथे पर है, ये कुमार है ना, इसके लेफ्ट साइड में चौथे नंबर पर बैठा है। चौथे नंबर पर यानी कि 1 2 3 बच्चे छोड़कर चौथे यहाँ पर बैठा है हरी, बैठा है हरी। हरी का कौन सा नंबर होगा? 9वां नंबर कुमार का था, 10 11 12 और 13, ठीक है। कितना नंबर हो गया हरी का? 13 नंबर हो गया। हरी मतलब दाहिने हाथ से बात करें तो हरी 13वें नंबर पर बैठा है, क्योंकि 9वें नंबर पर तो बैठा है कुमार, और कुमार के 4 नंबर के बाद बैठा है हरी, तो हरी का कितना नंबर हो गया दाएं ओर से? 13, और मोनिस का बाएं ओर से 13 नंबर है। इसने पूछा है कि मोनिस और हरी के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं। फिर देखो टोटल बच्चे हैं 40 हैं। मोनिस का लेफ्ट साइड से तो नंबर है 13वां, और कुमार का भी राइट साइड से नंबर है 13वां, तो 13 इन दोनों का नंबर हटा दो, ये बीच में बच्चे आ जाएंगे। 40 में से 26 गया तो 14, तो मोनिस और हरी के बीच में टोटल कितने बच्चे बैठे हैं? 14 बच्चे बैठे हैं, ठीक है। पहले आपको जगह बतानी है। देखो ऐसे कर लो, आराम से बड़ा सा बना लो। इधर 13वां नंबर है बाएं से, और यहाँ बैठा है मोनिस पहली लाइन में। इधर से ये 9वां नंबर है, और यहाँ बैठा है कुमार। कौन बैठा है? कुमार। कुमार के 4 स्थान छोड़कर 1 2 3 चौथे नंबर पर कौन बैठा है? यहाँ पे हरी। ये 9वां नंबर है, 10 11 12 13, तो कुमार कितने नंबर, हरी कितने नंबर बैठा है? 13वें नंबर पर। दाएं ओर से हरी 13वें नंबर पर बैठा है, क्योंकि कुमार से चौथा नंबर है बाएं, तो 13वां नंबर हो गया। इधर से 13 पे मोनिस बैठा है, इधर से 13 पे वो बैठा है हरी। बीच में कितने बच्चे बैठ गए? टोटल 40 हैं। 13 नंबर पे मोनिस बैठा, 13 पे हरी बैठा, तो बीच में कितने बच्चे हो गए? 14 बच्चे और बैठे हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 91 का, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 92, और ये 4 आकृति दे रखी है, इसमें से कौन सी आकृति भिन्न है? कौन सी आकृति भिन्न है? देखो एक बार ध्यान से देखो, अगर इनको देखो, इस वाली आकृति में कैसे घुमा रखा? ऐसे करके, ठीक है। इस आकृति में भी ऐसे घुमा रखा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ऐसे उल्टा, और ये तो बिल्कुल ही अलग घुमा रखा है। ये देखो चारों आकृति ऐसे ऐसे करके घुमा रखी, बिना मतलब कि
इसमें जो मेन जो उत्तर दे रखा है वो है कि आकृति 1 और 2 और 4 ये सारे वाम वर्त घुमाकर आपस में प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐसे घुमा के। ठीक है, इसमें हम उल्टा घुमा के आकृति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरी इमेज है उसमें नहीं कर सकते। जो आकृति 3 है वो इनमें अलग है, यानी कि ऑप्शन डी आएगा। इधर ध्यान रखना, आकृति तीसरी अलग है और वो दिया है ऑप्शन डी के अंदर, ये ऑप्शन जरूर देखना इसका। ठीक है, सवाल नंबर 93 दिया है, ये 5 वर्ड दे रखे STUVW, ये 5 वर्ड दे रखे हैं। 5 में से कौन सा अलग है, इन 5 में से कौन सा अलग है वो आपको बताना है। इन 5 में से कौन सा अलग, देखो इसमें तो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, CEDU ऑप्शन ही मतलब नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से तो सीधा डी बचेगा, क्योंकि ना तो इसमें सी दे रखा, ना ई ना डी। ऑप्शन मत देखो, इसमें ये देखो STUVW। एक सवर पढ़े थे ना हमने वोवल इंग्लिश में, AEIOU, वोवल कितने होते हैं 5, तो इसमें सिर्फ यू अकेला है जो वोवल है, बाकी ये सारे कॉन्सोनेंट दिए गए हैं, और वो है ऑप्शन डी पर। यू है इनमें से 5 लेटर में वो अलग है, क्योंकि वो एक सवर है, एक वोवल है, बाकी सारे के सारे इसमें कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 93 का। प्रश्न नंबर 94 है, और वो दिया है कथन और निष्कर्ष का। ये कथन है और यहाँ पर इसके ये 2 निष्कर्ष अलग अलग दिए गए हैं। 1 बाय 1 हम इसमें पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है। कथन दिया है कि नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करके सरकार ने शीर्ष विश्वविद्यालयों को चौपट कर दिया है, यानी कि जो नौकरशाही जो ऑफिसर्स हैं उनको वीसी बनाकर सरकार ने जो यूनिवर्सिटी है उनको चौपट कर दिया है। ये एक कथन दिया गया है। अब इसके अलग अलग हैं जो निष्कर्ष इसमें दिए गए हैं, वो हमें देखना है। पहला निष्कर्ष है कि सरकार को कुलपति की नियुक्ति करते समय शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि इसमें कहा कि बात चौपट कर दे, इसका मतलब अधिकारियों में कमी है। दूसरा निष्कर्ष है कि कुलपति को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों से क्या है अवगत होना चाहिए। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बनेगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का ही ये अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 95 दिया है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक पैटर्न फिक्स पैटर्न पर दिए गए हैं। ये तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक है जो पैटर्न से अलग है, इन चारों से अलग है। देखो अब इसमें जैसे F है, F से J पर जाएंगे तो कितना बनेगा, F से J पर 4 जुड़ेगा, U से W पर जाएंगे तो 2 जुड़ेगा। ठीक है, जैसे C और C से लेकर G तक जाएंगे तो 4 जुड़ेगा, और X से लेकर Z पे जाएंगे तो 2 जुड़ेगा। E से लेकर I तक जाएंगे 4 जुड़ेगा, V से लेकर X जाएंगे तो 2 जुड़ेगा। समझ गए, पहले और तीसरे लेटर के बीच में कितने का गैप है, 4 का। दूसरे और चौथे लेटर के बीच में कितने का गैप है, 2 का। लेकिन ऑप्शन सी देखो, इसमें पहले और तीसरे लेटर के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है। H से लेकर M तक 5 का गैप है। T से V का ठीक है इसमें 2 का गैप है, लेकिन H से M तक 5 का गैप दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इनमें सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, ये भी एक फैमिली रिलेशन का, ब्लड रिलेशन का ही सवाल है, और इसमें दिया है कि राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र, देखो माँ के दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि उसकी माँ का बाप हो गया भाई, दादा का इकलौता पुत्र तो उसका बाप हो गया, कि इकलौती नवासी, भाई नाना लगा, देख राहुल है उसकी माँ हो गई, राहुल की माँ का दादा का इकलौता पुत्र यानी कि राहुल की माँ का बाप यानी कि राहुल का नाना हो गया। राहुल का नाना की इकलौती नवासी, इकलौती नवासी इसका मतलब क्या है, राहुल के नाना की उसकी माँ अकेली बेटी है और उसकी बेटी यानी कि राहुल की बहन भाग ले रही थी। तो प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंध है, तो वो क्या हो गई, राहुल की बहन हो गई। ठीक है, राहुल की बहन हो गई। प्रश्न नंबर 97 है, ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है और इसमें बताना है कौन कैसे कहाँ बैठा है। PQRST एक पंक्ति में आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, नीचे दिए जाने पर प्रश्नों का उत्तर ST के ठीक बाद बैठा है, R दाएं से दूसरा और Q के बाद है, P अंतिम स्थान पर है और T के बाद है। दाएं छोर पर कौन बैठा है, दाएं छोर पर कौन बैठा है ये आपको इसमें बताना है। PQRST बैठे हैं, P एक अंतिम स्थान पर है और T के बाद में है। दाएं छोर पर कौन बैठा है,
और इसके पर्सन के स्टेटमेंट के हिसाब से तो दाएं छोर पर पी ही बैठेगा। देखो पी क्यों बैठेगा, पी है वो लास्ट में बैठा है एकदम और टी के बाद बैठा है, तो पी इधर लेफ्ट साइड में तो बैठने से रहा, पी इधर राइट में बैठेगा तो अभी तो ये टी के बाद में बैठेगा। ठीक है, हालांकि इसमें उल्टा जरूर हो सकता है इनका मुंह, अगर इनका मुंह उल्टा हो तो की एक अलग बात है। चलो एक बार बना के देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश हिंदी के हिसाब से पहला दिया है कि एस टी के ठीक बाद में है, टी के एकदम बाद में क्या आएगा, एस। ठीक है, आर दाएं से दूसरा और क्यू के बाद है, दाएं से दूसरा क्या हो गया आर, और क्यू के ये बाद में दिया है, क्यू के बाद आएगा, ये नहीं पता कब आएगा। पी अंतिम स्थान पर है और टी के बाद है, टी के बाद पी है, टी और फिर इधर पी आएगा। ठीक है, दाएं छोर पर कौन बैठा है ये इसमें बताना है, ये तो शायद स्टेटमेंट मिसिंग है इसमें, या फिर पी ही उत्तर होगा, दाएं छोर पर पी बैठेगा। ठीक है, इस पर्सन के हिसाब से तो दाएं छोर पर पी बैठेगा। बाकी एक बार आप बना के देखना, कुछ गलती हो तो आप चेक कर लेना, शायद स्टेटमेंट में कुछ मिसिंग हो इसका। क्वेश्चन नंबर 98 है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का है। नीले, हरे, काले, लाल और सफ़ेद रंग के 5 अलग अलग बॉक्स बाएं से दाएं रखे गए हैं। काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं है, जो काला रंग है वो कहीं भी किनारे पर नहीं आएगा। 5 डब्बे ऐसे रखे गए हैं, काला किनारों पर नहीं आएगा, ध्यान रखना। सफ़ेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, दाएं छोर से दूसरा ये कौन सा हो गया, वाइट हो गया, सफ़ेद दाएं छोर से दूसरा। लाल और काले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्स और नीले और लाल के बीच में 1 बॉक्स है। ठीक है, लाल और काले के बीच में 2 बॉक्स, लाल और काले रंग के बीच में। देखो अब ना तो काला यहाँ पे आएगा ना काला रंग यहाँ पे आएगा, अब काला रंग आएगा इन 2 जगह पर। ठीक है, काले रंग के लिए 2 जगह बच गई, एक तो ये और एक ये, क्योंकि काला रंग किनारे पे तो होगा नहीं, ये पहली लाइन में लिखा है। अगर हम काला रंग यहाँ पे लेते हैं इस पॉइंट पे बीच वाले पे, तो इधर लाल या फिर इधर लाल, तो इनके बीच में 2 बॉक्स नहीं आएंगे, तो इसका मतलब काला रंग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। काला रंग यहाँ आ गया तो इनके बीच में 2 का गैप, और यहाँ पे कौन सा रंग आएगा, लाल आएगा। ठीक है, क्योंकि पहली लाइन में दिया कि काला जो रंग है वो किनारों पर नहीं होगा, और काले और लाल के बीच में 2 का गैप, फिर काला इधर आएगा, लाल इधर आएगा। इसके बाद दिया कि नीले और लाल बॉक्स के, लाल के बीच में 1 बॉक्स है, तो ये लाल हो गया और यहाँ पे क्या आएगा, नीला, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना है, 1 बॉक्स का अंतर है। ठीक है, सफ़ेद हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, काला हो गया, ये कौन सा बॉक्स बच गया, हरा बॉक्स, हरा इधर आ जाएगा एकदम लेफ्ट कोने में। बाएं से सबसे पहला बॉक्स कौन सा है, तो बाएं से सबसे पहला कौन सा आएगा, हरा आएगा। ठीक है, समझ गए, तो इसका उत्तर आ जाएगा हरा रंग, यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 99 है और इस प्रश्न को आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 13 7 का 27 है, 54 और 45 का 144 है, खाली स्थान का ये क्या होगा। देखो आप ध्यान से देखो, 13 और 7 20, 20 में फिर ये 7 जोड़ दिया वापस से 27, 54 और 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 99, इसमें फिर वापस 45 जोड़ दिया 144, यानी कि पहला जमा जो दूसरा वर्ड है ना उसका डबल कर दिया। 7 का डबल कर दिया 14, 13, 27, 45 का डबल कर दिया 90, 90 और 54 144, बीच वाले का डबल कर दो 32 दूनी 64, और यह आना चाहिए 68, तो 64 में क्या जोड़े कि 68 आए 4, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। फर्स्ट प्लस डबल ऑफ सेकंड बराबर थर्ड कॉलम के हिसाब से, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। लास्ट है 100, लास्ट सवाल, और इसमें जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आपको बताना है। 32 का कर दिया 64 दुगुना, 64 का कर दिया 256, 64 का 4 गुना, 256 का कर दिया 1536 यानी कि 6 गुना। ठीक है, इसी प्रकार ये 8 गुना होगा, ये अगले का 10 गुना और ये अगले का 12 गुना, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 12 गुना। तो देखो ये जो संख्या थी x, ये यहाँ से यहाँ तक तो 8 गुना हो गई। अब गुणा मत करना, मैं तो क्यों मत करना, क्योंकि ये संख्या अगली का 10 गुना है, तो इसका मतलब एक जीरो ही तो हटेगी, वही तो आएगा इसका गुणनफल। यहाँ पे 122 88 है तो उसका 10 गुना करेंगे तो एक जीरो जुड़ जाएगी, तो क्या फ़ायदा इसका 8 से गुना करके टाइम खराब करना, तो सीधा आ जाएगा 122 88 ऑप्शन बी। ठीक है, पहले का दूसरे का 2 गुना, फिर अगला 4 गुना, फिर 6 गुना, फिर 8 गुना, फिर 10 गुना, फिर 12 गुना, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22। हरियाणा सीईटी एग्जाम की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज हम कर रहे हैं उसमें 22 नंबर प्रैक्टिस सेट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब का लिंक होगा, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। नॉलेज हब पर पीडीएफ मिलेगी और भी बहुत सारा कंटेंट वहां पर आपको मिलेगा हरियाणा सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग।
ये जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा दी गई है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। 100% थे इसमें, सारे टॉपिक वाइज हमने इसमें देखे हैं। 21 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और ये 22 नंबर का था जो आज हमने कंप्लीट किया है। पहली बार क्लास स्टूडेंट देख रहे तो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलेगी। 22 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, तकरीबन 200 प्रैक्टिस सेट हम आपको इसमें करवाएंगे जब तक सीटी का एग्जाम नहीं होता तब तक, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।